नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक खबर आज पूरे दिन संसद और संसद के बाहर चर्चा में रही कि क्या चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ की, क्या उसमें ये कामयाब हुआ। ये वाकया है 8 और 9 दिसंबर की रात का, सुबह का, और जो सरकार की ओर से बयान आया है देश के रक्षा मंत्री का संसद के दोनों सदनों में कि चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। उसके लगभग ये उनके संख्या जो है रक्षा मंत्री के बयान में नहीं थी, लगभग कहा जा रहा है 300 सैनिक उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की। हमारे जो जवान हैं उन्होंने डटकर मुकाबला किया और उनको खदेड़कर उनकी पोस्ट पर वापस पहुंचा दिया। कुछ जवानों को कई घंटे तक रोक कर रखा गया और चीन के दखल के बाद उसके बाद उनको छोड़ा गया। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे 6 जवान घायल हुए हैं और चीन के 24 से ज़्यादा जवान घायल हुए हैं। हमारे किसी जवान को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, कोई जवान वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ है और हम जहां पर थे हम वहीं पर हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। और दूसरी बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही कि देश की ज़मीन का 1 इंच हिस्सा भी चीन ने कब्जा नहीं किया है मोदी सरकार आने के बाद से, और देश की सीमाएं जो है वो सुरक्षित हैं। हमारे सुरक्षा बल, हमारी जो सेनाएं हैं वो देश की सुरक्षा में सक्षम हैं और इस बारे में देशवासियों को चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए, इस पर हो रही पूरी राजनीति को देखिए। ये घटना है, चीन के साथ सीमा पर विवाद इस सब होना आम बात है। ये होता रहता है, समय समय पर होता रहता है। 1947 के बाद से लगातार होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी और चीन की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। वो मैकमोहन लाइन जो मैकमोहन साहब ने खींची थी वो कई जगहों पर इमेजिनरी है, वहाँ पर है ही नहीं। इसीलिए इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं कि जिसका जहाँ पर कब्जा है वो है। और चीन से सीमा विवाद जो है उसको हल करने के लिए लगातार बरसों से बातचीत चल रही है। चीन की रुचि इसमें बिल्कुल नहीं रहती। बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो चीन पीछे चला जाता है। उसकी रुचि जो है, उसका इंटरेस्ट जो है ये सीमा विवाद के हल में नहीं, इस सीमा विवाद को बनाए रखने में है, ताकि भारत पर एक लगातार दबाव बनाकर रखे, ताकि भारत को सीमा पर अपनी फौजों को तैनात करने की मजबूरी बनी रहे, उसका जो है रक्षा खर्च इसकी वजह से बढ़ता रहे, उसके घर में घरेलू तनाव बढ़े। ये सब चीन की कोशिश होती है। लेकिन चीन ऐसा बार बार क्यों करता है, इस पर आगे भी बात करूँगा। अभी बात जो है, अभी जो घटना हुई है उससे अब आप देखिए कि पिछले 8 साल से अगर आप उठाकर देखेंगे अखबार और टेलीविज़न की रिपोर्ट्स, तो संसद के लगभग हर सत्र से पहले कुछ इस तरह की घटना, कुछ इस तरह के मुद्दे आते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये घटना हुई नहीं, लेकिन इस घटना को लेकर जिस तरह से चीन के समर्थन में लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, आपको याद होगा लंबे समय तक, आज़ादी के बाद से और अभी कुछ समय पहले तक, इस सरकार के आने के कुछ समय बाद तक भी था, अब जाकर बंद हुआ है, एक प्रो पाकिस्तान लॉबी जो हमेशा कहती थी कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। आतंकवाद हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। पाकिस्तान ने मुंबई पर हमला कर दिया, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। पाकिस्तान सीमा पार से फायरिंग कर रहा है, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। तो ये जो लॉबी है, अब पाक समर्थक, पाक की जो पैरोकार लॉबी थी, अब वो चीन की पैरोकारी में लग गई। आप देखिए बयान किसके आए, उमर अब्दुल्ला, जिनका हमेशा से स्टैंड रहा है पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। उनकी पार्टी का, उनके पिता का बयान स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अब वो चीन से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। सीपीएम, आपको याद दिला दें फिर से एक बार, 1962 के युद्ध में जब चीन से युद्ध हुआ था तो सीपीएम के कार्यकर्ता, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी, बंटवारा नहीं हुआ था सीपीआई सीपीएम का, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्लड डोनेशन कैंप चला रही थी। चीनी सैनिक घायल होकर आएंगे तो उनको ब्लड देने की ज़रूरत पड़ेगी। गोरखपुर में सीमा पर वो चीनी सेना के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। वो चीन के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उनकी भी मांग है, उनके सांसद संसद में मांग कर रहे हैं कि चीन से बात होनी चाहिए। तो ये जो लॉबी है ये पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और ये इस लॉबी के साथ जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय जिहाद की जो लॉबी है वो जुड़ी हुई है।
दोनों मिलकर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बनाना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे तत्व हैं जो उनका समर्थन और उनके सपोर्ट में बोलने के लिए और सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। अब आज एक और घटना संसद में हुई। संसद में प्रश्नकाल नहीं होने दिया कांग्रेस पार्टी ने। क्यों नहीं होने दिया? संसद में एक प्रश्न था, 5वें नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में। आपको याद होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को विदेश से चंदा लेने का जो लाइसेंस मिला था उसको भारत सरकार ने रद्द कर दिया, मोदी सरकार ने रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी एम्बेसी से 1,35,00,000 रुपए मिले। इसके अलावा जाकिर नाइक की संस्था से 50 लाख का चेक मिला था, वो उसी समय लीक हो गया, हंगामा मचा तो वो वापस लिया गया। तो सरकार की जो पॉलिसी है और पहले से बनी हुई पॉलिसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA जो है उसके तहत इस तरह का चंदा अवैध है। इस कारण राजीव गांधी फाउंडेशन का ये जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। इसी पर सवाल था। इसके जवाब में बहुत कुछ बताने वाली थी सरकार, जो संसद के बाहर उसमें से कुछ बातें गृह मंत्री अमित शाह ने बताई कि उसकी वजह से वो सवाल ना आने पाए। इनको मालूम था कि उस सवाल के जवाब में सरकार की तैयारी क्या है, सरकार क्या क्या बताने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2008 में चीन के दौरे पर गए थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारत की और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के बीच में एक MOU पर दस्तखत हुए। सवाल यह है कि उसमें था क्या? आज 14 साल हो गए इस बात को। आज तक कांग्रेस ने बताया नहीं कि उस MOU में आखिर क्या था, क्या आश्वासन दे रही थी कांग्रेस पार्टी चीन को। और ये याद रखिए कि चीन की जो सेना है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA, उसके जितने जवान अफसर हैं ये सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सदस्य होते हैं। इनका जो एक्शन होता है वो मिलिट्री एक्शन जो होता है वो तो मिलिट्री एक्शन होता ही है, उसके अलावा एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेट करने का भी मकसद होता है, इसलिए भी ये ऐसा करते हैं। तो दूसरा सवाल पूछा गृह मंत्री अमित शाह ने, जब डोकलम का विवाद चल रहा था, उस बीच जब चीन से संघर्ष पीक पर था अपने, उस समय राहुल गांधी चाइनीज़ एम्बेसी में चाइनीज़ एम्बेसडर से और दूसरे अधिकारियों से रात को छिप कर मिलने क्यों गए थे? जब ये खबर बाहर आई तो कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया, ये झूठी खबर है, गलत खबर है। लेकिन 2 दिन बाद चीनी दूतावास ने ही इसका कंफर्मेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ मिलने आए थे। इसके अलावा जो है उनका जो ग्लोबल टाइम्स जो उनका मुखपत्र है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का, उसने इसकी पुष्टि की कि राहुल गांधी चीनी दूतावास में आए थे। कांग्रेस के पास उसका जवाब आज तक नहीं आया कांग्रेस से कि आखिर राहुल गांधी क्यों गए थे। एक देश जो हमारा दुश्मन देश है, एक देश जिससे हम संघर्ष में हैं, जिससे पूरा देश जो है प्रभावित है, पूरा देश ये देख रहा है कि भारत उसका मुकाबला कैसे कर रहा है, ऐसे समय राहुल गांधी क्यों गए? और आपको डोकलम बता दें, डोकलम एक बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है भारत और चीन के रिश्तों में। पहली बार हुआ आज़ादी के बाद से कि भारत ने चीन के ऐसे किसी प्रयास का इतना मुंह तोड़ जवाब दिया जिसकी चीन को कतई उम्मीद नहीं थी। उनकी उम्मीद के ठीक विपरीत, जबकि ये जो विवाद हो रहा था, डोकलम का विवाद, ये भूटान में हो रहा था, भारत की सीमा में नहीं था। फिर भी भारत ने, क्योंकि भूटान के साथ जो संधि है भारत की, उसमें विदेश रक्षा दोनों मामलों की जो है वो देखभाल भारत करता है, तो इसलिए जो है भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद गलवान में जिस तरह से संघर्ष में हमारे 20 फौजी मारे गए, लेकिन उनके हमारे हिसाब से जो भारतीय सेना ने देखे 35, और उनके यहाँ इंटरनल जो खबरें हैं उसके हिसाब से 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। सकते में था चीन, इसलिए बातचीत टेबल पर आया। तो इन सब घटनाओं पर भारत की कुछ पार्टियों, जिनमें कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है, उसको चीन का पक्ष केवल सही नज़र आता है, भारत का पक्ष कभी सही नहीं नज़र आता। अब सवाल ये है कि चीन बार बार ऐसा करता क्यों है? चीन का आप इतिहास उठाकर देख लें, ज़्यादा पुराना नहीं, केवल आज़ादी के बाद से देखें
तो चीन में जब जब इंटरनल डिस्टरबेंस होता है, जब जब सत्तारूढ़ दल या सत्तारूढ़ जो रिजीम है वो खतरे में आती है, इंटरनल उनको खतरा महसूस होता है, तब तब इस तरह का सीमा पर, कभी रूस से हुआ करता था, सोवियत संघ से, आज भारत से लंबे समय से हो रहा है। 1962 का जो युद्ध हुआ उससे पहले 1959 में उनके यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी। तो आप देखिए जितनी घटनाएं भारत के साथ सीमा पर चीन से विवाद को लेकर हुई हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं उनका इंटरनल जो है डिस्टर्बेंस होती है। इसकी वजह ये है कि वो अपने देश के लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं कि दुश्मन का खतरा है, दुश्मन सीमा पर सक्रिय है, तो बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। अभी जो हुआ है, चीन की आंतरिक स्थिति बहुत ख़राब है। कोरोना को लेकर जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है उसके विरोध में लोग सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी सत्ता को खतरा नज़र आ रहा है। भले ही वो हटाए न जाएं, बीच बीच में जो है खबरें आती रहती हैं कि उनके खिलाफ विद्रोह भी हो सकता है, वो सब कितनी सही है कितनी गलत मालूम नहीं, लेकिन चीन बहुत ख़राब स्थिति में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, वो केवल अपनी आंतरिक स्थिति नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत का प्रभाव बढ़े। एशिया में उसको लगता है कि उसकी दादागिरी चलनी चाहिए, वो नंबर 1 की शक्ति हो, भारत उसकी प्रतियोगिता में आसपास आ रहा है, या भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर असर बढ़ रहा है, या भारत का रसूख बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ रहा है दुनिया में, ये उसको मंजूर नहीं है। तो उसको पता है कि कुछ भी इस तरह का करेंगे तो हमारा साथ देने के लिए भारत के अंदर लोग हैं, उनसे हमको सब ज़मीनी सपोर्ट मिलेगा। तो केवल ये मामला चीन में नहीं होगा, ये भारत में भी उठेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठेगा। इसके अलावा अगर आप देखें 1947 से अब तक का इतिहास अगर देखें तो चीन की एक पॉलिसी है, मिलिट्री स्ट्रेटजी उसकी जो है वो सलामी स्लाइसिंग की जो है वो तो है ही कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कब्जा करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और इसमें वो सफल होता रहा है 1947 से 2014 तक। 2014 के बाद उसके लिए ये मुश्किल हो गया। दूसरा, भारत और चीन की सीमा लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है। उस पर अभी तक जो है लद्दाख में विवाद था। चीन उस एरिया को, विवाद के एरिया को बढ़ाना चाहता है। वो अरुणाचल के तवांग में इस बार उसने घुसपैठ की कोशिश की। ये लंबे समय से, मतलब 1962 के युद्ध के बाद से इस तरह की घटना शायद नहीं हुई, मुझे याद नहीं आ रही कि ऐसी कोई घटना हुई हो। तो वो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना चाहता है जिससे भारत का सैन्य खर्च बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई तो ये भी याद आ गया कि चीन को इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी है कि पिछले 8 साल में भारत ने चीन से लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल वॉर फुटिंग पर बढ़ाने की कोशिश की है और लगातार बढ़ाता जा रहा है। इससे पहले की सरकारों, खासतौर से कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की ही ज़्यादातर सरकार रही, तो उन सरकारों का ये सोच थी, ये संसद में दिया गया रक्षा मंत्री A.K. एंटनी का बयान है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे चीन से लगी सीमा पर तो आक्रमण होने की दशा में चीन उसका इस्तेमाल करेगा। तो जिस सड़क का चीन इस्तेमाल करेगा उस सड़क का हमारी फ़ौजें भी तो इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मानकर कि अगर चीन आक्रमण करेगा तो हम हार ही जाएंगे, ये हारी हुई मानसिकता का नतीजा था कि हमने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया और उसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी। जब भी छोटा मोटा कुछ करने की कोशिश की, चीन ने ऐतराज़ किया, हमने रोक दिया। मोदी की सरकार बनने के बाद से ये नहीं हो रहा है। चीन के ऐतराज़ के बावजूद भारत के मंत्री, केंद्रीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। अरुणाचल पर चीन हमेशा दावा करता रहा है, अब भी करता है, और प्रधानमंत्री का दौरा होता है। ये चीन को मंजूर नहीं है। एक समय था कि उसके ऐतराज़ पर भारत सरकार ऐसे दौरे रद्द कर देती थी। उसकी जो रणनीति है उसका मकसद ये है कि इस तरह से घुसपैठ की कोशिश करते रहो, तो जब बातचीत की टेबल पर आएंगे तो हम ये दावा करेंगे कि हम यहाँ तक, इस सीमा तक जो है हमारी फ़ौजें वो पेट्रोलिंग करती थी, इसलिए ये हमारा हिस्सा है।
वो दावा उसका मजबूत हो सके, इसके लिए कि हम तो पेट्रोलिंग वहाँ तक करते थे, ये आप लोगों ने गलत किया रोक कर। तो उसका एक मकसद ये भी होता है। लेकिन चीन का मकसद तो समझ में आ सकता है, वो दुश्मन देश है, हमारा भला नहीं चाहता, हमारी प्रगति नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि भारत का विकास हो, वो नहीं चाहता भारत आर्थिक रूप से शक्तिशाली बने, वो नहीं चाहता भारत सामरिक रूप से शक्तिशाली बने। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग वो ऐसा क्यों चाहते हैं? वो क्यों चीन की इस सोच के साथ हैं? वो क्यों चीन की बातों को, चीन की सरकार की बातों को, चीन की मीडिया की बातों को सही मानते हैं और भारत सरकार के संसद में दिए गए बयान को भी गलत मानते हैं? हमारी सेना कोई एक्शन लेती है तो उसको झूठ बताते हैं, पाकिस्तान या चीन की सेना अगर कुछ करे तो उसको सही बताया जाता है, अगर वो बढ़ा चढ़ा कर बोले तो भी सही माना जाता है, हम जो वास्तविकता है वो बताएं उसको भी गलत माना जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक और जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक का उदाहरण आपके सामने है कि किस तरह से उसका मजाक उड़ाया गया, किस तरह से सवाल उठाए गए। तो अपनी सेना पर सवाल उठाने वाले दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे जहां ऐसे नागरिक मिले। भारत में बहुतायत में है और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम में है, इसलिए समस्या है। समस्या इसलिए भी है कि ये भूल जा रही है कांग्रेस। आज जब सवाल उठाया उसने कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार सारी जानकारी दे, कि जब जब ऐसी स्थिति आई है, चाहे मुंबई पर हमला हुआ हो या फिर बम ब्लास्ट हुआ हो, तब तब कांग्रेस सरकार ने संसद में ये स्टैंड लिया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, बहुत संवेदनशील मामले हैं, इन पर सार्वजनिक बहस नहीं हो सकती। वही कांग्रेस पार्टी आज बहस की मांग कर रही है। इस एजेंडा को समझिए और इसके पीछे की मंशा को समझिए। इस तरह के मौके और भी आएंगे, तब भी ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन इस सोच के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।